नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। रितु के पापा अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और खाने के टेबल से ही नीचे गिर जाते हैं। ये देख उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगती है। फिर रितु आती है, देखती है अपने पापा की हालत, तो वो तुरंत भाग कर जाती है, फ़ोन उठाती है, डॉक्टर अंकल को अपने फ़ोन करती है। लेकिन एक बार बात होती है, लेकिन ठीक से आवाज़ ना आने की वजह से ठीक से बात ही नहीं हो पाती है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है और उसके बाद फिर फ़ोन करने की कोशिश करती है रितु, लेकिन बात नहीं हो पाती है। बात ना हो पाने की वजह से रितु बहुत परेशान होती है। फिर अपने माँ के पास आती है और कहती है, चलिए माँ, हमें ही पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वो दोनों मिलकर उन्हें उठाती है और उठाकर बाहर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी एक हॉर्न आता है बजते हुए, और वो समझ जाती है कि शायद ये डॉक्टर अंकल ही हैं। फिर वो बहुत तेज़ी और ताकत के साथ वो उन्हें उठा करके बाहर जाती है तो देखती है कि सच में डॉक्टर अंकल आए हैं। और वो उनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ मेरे यार को, बताओ। पता नहीं, रितु की माँ कहती है, खाने बैठे थे और उसके बाद अचानक से गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम लोग ऐसे क्यों, चल इसको लेटाओ, लेटाओ सीधे। वो सीधे वो उन्हें छोड़ती है और लेटाती है ज़मीन पे ही, जहाँ पे वो उनके नर्व्स चेक करते हैं और उसके बाद उन्हें सीपीआर देते हैं। सीपीआर देते हैं तो फिर वो ठीक होते हैं थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब ले चलो हॉस्पिटल। अगर अभी ये नहीं किया होता तो बहुत देर हो जाती, चलो। ये सुन रितु की माँ एकदम से शॉक्ड में चली जाती है। रितु अपनी माँ को कहती है, माँ अभी पापा ठीक है, चलिए जल्दी लेकर। फिर वो अपना कार आगे करके लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो दोनों लेकर कार में बैठती हैं, जहाँ रितु के माता पिता दोनों ही पीछे रहते हैं, पीछे बैठाए जाते हैं और रितु सामने अपने अंकल के बगल में बैठती है। और तेज़ बारिश होने की वजह से रास्ते थोड़े धुंधले धुंधले से दिख रहे होते हैं अंकल को, और उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही होती है। तो पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से कार चलाते हुए हॉस्पिटल की ओर जा ही रहे होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे पानी भर चुका होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और आसपास के लोगों को रास्ते पे से हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पानी में मज़े करने के लिए पानी के बीचों बीच रोड में एकदम मज़े करते हैं, खूब नाव बनाकर मस्ती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हॉर्न मार रहे हैं, लेकिन के सामने में कोई सुन ही नहीं रहा होता है। जहाँ रितु कार से उतरती है और कहती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता है कि कोई इमरजेंसी होगी, वो आदमी हार्ट अटैक आया हुआ है उन्हें, और तुम लोग हॉर्न बजाने के बाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ सब लोग ये सुन बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, कार के पास आ जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि हाँ सच में कोई बेहोश है। जहाँ एक औरत रो रही है और एक आदमी जो कार में ड्राइविंग सीट पे है वो भी काफ़ी घबराया हुआ है। सब लोग मिल के फिर उनकी मदद करते हैं और हॉस्पिटल ले जाने का रास्ता अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सर आगे और भी बुरी हालत है, पानी थोड़ा गहरा हो सकता है। वो कहती है कि पानी चाहे जितना ही गहरा क्यों ना हो, हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है, ये इमरजेंसी है। फिर कहते हैं वो लोग कि कार से आप निकल जाइए, हम लोग खटिए पे इन्हें लाद कर ले जा सकते हैं। खटिया वो कहाँ से आएगा? फिर एक आदमी झोपड़पट्टी से एक खटिया लेकर आता है और कहते हैं, आप सर को इसमें लिटा दीजिए और इन्हें लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। फिर वो उन्हें निकालते हैं कार से और खटिए पे लेटाती है, और उसके बाद फिर वो कंधे में करके 5 लोग लेकर उन्हें जाते हैं हॉस्पिटल। जहाँ पे ये देख रितु थोड़ी हैरान भी होती है और दर्द में भी होती है
क्या ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? पहले ऐसी अभी की खबर और अब मेरे पापा। रितु मन मन में यही सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है। जहाँ रितु की माँ बहुत शांत होती है और कहती है रितु के पास आकर कि सब ठीक हो जाएगा, चलो हॉस्पिटल। वो दोनों भी पीछे पीछे हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जहाँ पे रितु के डॉक्टर अंकल पहले ही हॉस्पिटल भाग कर जाते हैं और सारी चीज़ें रेडी करते हैं, बेड रेडी करते हैं, सब रेडी करके हॉस्पिटल के बाहर लेकर आते हैं। और वो लोग जैसे ही उन्हें लेकर आते हैं हॉस्पिटल, वो तुरंत उन्हें आईसीयू में लेकर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्हें आईसीयू में ले जाने के बाद रितु की माँ और जो लोग साथ आए थे वो सब वहाँ बेंच पे बैठ जाते हैं, जहाँ रितु अपने सर पे हाथ रख आंसुओं में भर जाती है और रोने लगती है। लेकिन अपनी माँ की खामोशी देख वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ फिर उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खुद को ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी सोच की वजह से नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि ये सब तुम्हारी कोई गलती है कि तुमने बुरा सोचा इसलिए बुरा कुछ हुआ। बुरा सोचने से बुरा ज़रूर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये तुम्हारी गलती है। ये सुन रितु अपनी माँ को कस के गले लगाती है और रोने लगती है। बहुत ज़्यादा दोनों जन मिल के रोने लगते हैं। और ये देख वो जो लोग मदद के लिए आए थे वो भी जैसे भावुक हो जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं, एक दूसरे को गले लग और कहते हैं, भगवान इन्हें ठीक कर दीजिए। कितनी प्यारी फैमिली है, इस फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो लोग भी रो रहे होते हैं और कुछ लोग मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रितु सोचती है कि वो लोग अपने घर जा रहे हैं। वो सब मंदिर जाते हैं और मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं और रितु की माँ को हाथ में दे कहते हैं, माँ जी, आपके पतिदेव ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुन रितु की माँ को जैसे उम्मीद मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है। अपनी बेटी को तो संभाल लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट गई होती है। और ये समझकर उन लोगों ने जो किया वो बहुत शुक्रगुजार होती है और कहती है, शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते या तुम सब ना होते तो शायद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। शुक्रिया। रितु भी उन पे ध्यान देती है, अपनी माँ की आवाज़ सुन और उनके पास जाती है और कहती है, शुक्रिया भैया, अगर आप ना होते तो सच में क्या होता, मैं कैसे ये सब संभाल पाती। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ नहीं हुआ। कुछ समझ पाती तो शायद। कोई बात नहीं बहन, तुमने कहा ना कि मैं भैया हूँ तुम्हारा, तो भैया अगर हूँ तो भाई का फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया भैया। ये वक्त रितु भी फिर से रोने शुरू करने वाली होती है, जहाँ उसमें से एक लड़का कहता है, अरे बहन, कितना रोएगी, मानता हूँ कि लड़कियाँ रोती है, इतना कितना रोएगी, फिर भी कहा गया ना कि वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर क्यों इतना परेशान मत हो। ये सुन रितु हंसने लगती है और कहती है, हाँ, अपना अजीब बातें कर रहे हैं। अजीब बातें क्या?
रितु की हंसी जैसे उसकी माँ के लिए भी उम्मीद हो भरी हुई और साथ में उधर से डॉक्टर अंकल के बेटे भी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है अंकल को? तुम हंस रही हो, मतलब वो ठीक है? ये सुन वहाँ पे 4 जो लड़के थे वो कहते हैं, अरे हंस रही है क्योंकि मैंने हंसाया है। तुम उसके भाई हो? हाँ। अगर तुम इसके भाई हो तो तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी बहन यहाँ कितना रो रही है, कहाँ थे अब तक? तो वो कहते हैं, तुम कौन हो भाई हमसे ये सवाल पूछने के वाले? भाई हैं हम इसके। अच्छा, तुम भाई हो इसके? अच्छा भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन गया और बड़ा भाई ना थोड़ा काम में व्यस्त हो सकता है। मैं थोड़े काम में बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं भी इस हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ और मैं इस हॉस्पिटल के बाहर में और घर पे हर जगह पे काम करने वाला इकलौता इंसान हूँ। तो कृपया कर मुझे इस तरह से ना कहें कि मैंने लेट कर दिया। हाँ, लेट तो किया आपने। पता है कितनी बहन रो रही थी, आपको आना चाहिए था पहले। अरे कहा ना भाई, गलती हो गई। मुझे कौन सा पता था अचानक से अंकल को ये सब होगा। प्रॉब्लम थोड़ी ना बता कर आती है। उसके बाद ये लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, सुनो, तुमसे बहसबाजी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अंकल क्या आईसीयू में है? हाँ। वो तुरंत दरवाज़ा खोल अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ। वो चारों हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, बहन ये डॉक्टर है? हाँ वो डॉक्टर है। अरे बाप रे, मैंने एक डॉक्टर से पंगा ले लिया। कोई बात नहीं भैया, वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह, अच्छी बात है। अब तुम दोनों, आंटी आप दोनों आराम कीजिए। कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो सब देखने के लिए हम लोग हैं। आप रिलैक्स कीजिए। ये सुन रितु की माँ और रितु दोनों को जैसे राहत मिली हो, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो है तो अपने नहीं ना। भले ही उन्होंने मुसीबत में मदद की हो, लेकिन अपने अपने होते हैं। ये रितु की माँ के मन में ये ख्याल आया और वो उनके पास जाती है थोड़ी देर बाद और कहती है, बेटा काफ़ी देर हो गई है, तुम सब भी यहाँ पे कब से हो? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हमारी वजह से तुमने काफ़ी कुछ वक्त यहाँ दे दिया, अब तुम्हें जाना चाहिए। आप कहना चाहती है कि हमने यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया किया, ये कहना चाहती हैं? नहीं, पर तुमने हमारी मदद की उन्हें हॉस्पिटल लाने में, इसके लिए हम अब तुम्हारे शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन तुम अगर यहाँ पे रुकोगे तुम्हारे माँ बाप को भी तो परेशानी होगी, उन्हें भी तो तुम्हारी चिंता हो रही होगी और काफ़ी वक्त हो गया है। तुम्हें घर जाकर खाना खाना चाहिए और भीगे हुए कपड़ों में भी आप सब हैं, सर्दी लग जाएगी। हम सब यहाँ नहीं हैं, फ़िलहाल तो मैं यहाँ रुका हूँ, बाकी 3 लोग घर गए खाना वाना खा करके, आपके लिए टिफ़िन ले करके फिर वो आएंगे, फिर मैं चला जाऊँगा। क्या कहा आपने बेटा? इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना कि आप और आपके पति देव सब मतलब खाना खा रहे थे और उसी टाइम वो
खाने के टेबल से ही नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। तो मुझे लगा कि आपने खाना तो खाया नहीं होगा, और आपकी बेटी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। उसने देखकर ही ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, हमारे हमारे घर में पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए वो अपने दुख में दुखी इतना थी कि उसने खाना ही नहीं खाया। ऐसे भी क्या दुख कि खाना छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस बात इतनी सी है कि जापान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से। ओह, वहाँ कोई आपका अपना है क्या? हाँ, तुम्हारे जैसा एक और बेटा है, वो वहाँ पे पता नहीं कब। कोई बात नहीं माँ जी, वो लौट आएंगे। सच में? हाँ, उनसे कहिएगा वो लौट आएंगे, परेशान ना हो। शुक्रिया बेटा ऐसी बातें कहने के लिए। यहाँ तो दिन जैसे दर्द के साथ गुजर रहा हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सुबह ऐसी खबर, शाम को ऐसे हालात कि जिंदा रहने का मन ही ना करे। कोई बात नहीं आंटी, जिंदगी जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह दे ही देता है। आप परेशान ना हो, आपके पास भी कोई खूबसूरत वजह ज़रूर होगी, और शायद वो वजह आपकी बेटी ही है, इसलिए आप परेशान ना हो। अंकल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का ख्याल भी तो रखना है। अभी तक तो लगता है आपकी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, तो उनका कन्यादान भी तो करना है अंकल को। सही कहा, उन्हें तो ठीक होना ही होगा। उन्हें अपनी बेटी का ख्याल जो रखना है, और वो भी वो उनकी लाडली बेटी है, उन्हें ठीक होना ही होगा। बिल्कुल, वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। और रही बात मेरे घर जाने की, तो मैं चला जाऊंगा। आप एक बार खाना वाना खा लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर मैं सुबह आऊंगा आपके लिए फिर खाना लेकर। तुम तो जैसे हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आज की दुनिया में कोई इस तरह से मदद भी कर सकता है हमारे। ये सुन वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और कहते हैं, हाँ, मदद तो कोई आज की दुनिया में किसी की नहीं करता। इनफैक्ट लोगों को मदद करना पसंद ही नहीं। अगर मदद करते भी है तो सोशल मीडिया पे बताते हैं कि देखो मैंने इतनी लोगों की मदद की। दुनिया को दिखाते हैं, जताते हैं, बताते हैं कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम जैसा कोई नहीं। हमें मदद करना कितना पसंद है हम लोगों को। सब लोग यही करते हैं। आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान यही करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए आंटी, क्योंकि मेरा मानना है कि मदद करना किस्मत की बात होती है। हर किसी को ये मदद करने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोगों को मदद करने का मौका मिलता है, लेकिन वो खुद सदमे में इतने चले जाते हैं कि वो मदद ही नहीं कर पाते। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला। किसी का सेवा करना भी बहुत बहुत किस्मत से मिलता है। हर किसी को किसी की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। आजकल तो हर कोई दुखी और परेशान है। हर किसी को सेवा पाने का शौक़ है, लेकिन सेवा करने वाले लोग खुद ही इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई करता ही नहीं कुछ किसी के लिए। हर किसी को मदद चाहिए, पर मदद कोई करता नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। ये दुनिया इतनी स्वार्थी और लालची हो गई है कि यहाँ पे सब अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती या दुश्मनी करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको।